हेलो स्टूडेंट्स, यूवी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इसका पार्ट 1 करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आसियान और यूरोपियन संघ की स्थापना हुई और क्या ज़रूरत महसूस हुई विश्व को और क्यों इसकी स्थापना की गई। तो देखो बच्चों, आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके थे और तीसरा जो शीत युद्ध के दौरान 2 शक्तियां जो थी उनके अंदर हमेशा द्वंद्व, ईर्ष्या और द्वेष चलता रहा था आपस में। तो 1991 में जब उससे पहले जो शीत युद्ध का दौर था उस समय पर तो पूरा ही संसार 2 भागों में बटा हुआ था, यानी द्विध्रुवीय विश्व बन गया था। आधा संसार जो आधे जो देश थे वो अमेरिका की तरफ हो गए थे और जो आधे देश थे वो सोवियत संघ की तरफ। तो इस तरह से पूरा विश्व जो है द्विध्रुवीय विश्व में तब्दील हो गया था। अब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी विश्व में उसका अब अंत हो गया। उसके अंत के साथ ही पूरे संसार पर अब अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया था। और अमेरिका देखो एक शक्ति तो है ही, बहुत ही पावरफुल भी है। उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मतलब परमाणु बम में लगा लो या किसी सैन्य शक्ति में लगा लो या किसी तरह से आर्थिक रूप में लगा लो, वो एक हमेशा से ही एक शक्तिशाली गुट रहा है, एक शक्तिशाली पावर रहा है जो कि पूरे संसार पर अपना वर्चस्व किसी न किसी रूप में कायम रखने में कामयाब भी रहा है। तो अब पूरे विश्व पर ही अमेरिका का वर्चस्व हो गया। तो अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगाने के लिए जो यूरोप था उसमें यूरोपियन संघ की और जो एशिया था वहां पर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान का उदय हुआ। अब ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे संसार को ये लगने लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अमेरिका की शक्ति को कुछ रोका जाए या अमेरिका की शक्ति से टक्कर लेने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। तो तब उस वर्चस्व को रोकने के लिए ही सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं आसियान और यूरोपियन संघ की स्थापना की गई। अब देखो, जो ये दोनों ही संघ थे, इन दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा सराहनीय कार्य भी किया और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी की और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। तो अब देखो कि क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन संघ क्या है। देखो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो यूरोप के नेता थे यूरोप के प्रश्नों को लेकर काफी परेशान थे। उनको क्योंकि क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो अमेरिका है उसके वर्चस्व पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे और जिसमें बहुत ज्यादा काफी बर्बादी भी हुई थी, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो चुकी थी बहुत सारे देशों की और काफी जान माल की हानि भी हुई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप ने काफी त्रासदी झेली थी, क्योंकि यूरोप, आपको याद होगा बर्लिन की दीवार थी बीच में, तो जो एक खेमा था वो अमेरिका की तरफ था और जो दूसरा खेमा था वो सोवियत संघ की तरफ था। तो अब अमेरिका ने जो उसकी तरफ का खेमा था उन्हें ऊपर उठाने के लिए उन देशों को की आर्थिक सहायता की और काफी ज्यादा उन्हें मदद दे करके उनकी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। और इसी योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कई बार पूछा जाता है मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना क्या है कि दोबारा से शीत युद्ध के बाद दोबारा से और द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद यूरोप को दोबारा से ऊपर उठाने के लिए या उनको उनका विकास करने के लिए अमेरिका ने जो अपने गुट की तरफ, जो अमेरिका के जो खेमे में शामिल देश थे उनको काफी ज्यादा मदद दे करके उनकी मदद की, उनको काफी मदद दी और उनका आर्थिक विकास करने में काफी सहयोग दिया। इसी को ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई। देखो, यह यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इससे पहले क्या हुआ था कि यूरोपियन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी
उसके बाद 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी और 1992 में यूरोपियन संघ की स्थापना की गई थी। तो अगर यूरोपियन संघ की स्थापना पूछी जाएगी तो आप 1992 लिखेंगे। इसका आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है और ये काफी पावरफुल भी है। इसके अंतर्गत बहुत सारे देश एक दूसरे की साथ मिलकर के काम करते हैं और इनका खुद का अपनी जो है विदेश, इनकी जो खुद का अपना झंडा भी है, अपना गान भी है, अपना स्थापना दिवस भी है और इनकी खुद की अपनी मुद्रा भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह यूरोपियन संघ जो है एक काफी महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ ने इनका अपना झंडा भी मैंने आपको बताया कि इनका खुद का झंडा है, गान है, स्थापना दिवस और इनकी मुद्रा भी है जिसे हम यूरो बोलते हैं, यूरो मुद्रा है। और यूरोपियन संघ के जो गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस प्रकार इसने एक समान विदेश तथा सुरक्षा नीति, आंतरिक जो मामले हैं और न्याय से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन हेतु अपना आधार तैयार किया था। इस संघ ने एक प्रयास और भी किया था खुद का संविधान बनाने के लिए, लेकिन वह उसमें ये सफल नहीं हो पाए और यह काम इनका पूरा नहीं हो पाया। तो देखो, ये आपको यूरोपियन संघ के बारे में पता चला। इनकी जो कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इनके पास जो पावर है वो सारे देश मिलकर के कहीं ना कहीं ये चीन को, इसको, अमेरिका को भी मात देने में कामयाब हो सकते हैं। काफी ज्यादा इनका अपना रुतबा है, अपना काफी ज्यादा रोब है। अब आता है कि यूरोपियन संघ का संगठन यानी इसके कौन कौन से अंग हैं जो मिलकर के काम करते हैं। तो देखो, यूरोपियन संघ का अगर संगठन पूछा जाए तो इसमें आएगा यूरोपीय संसद है इसकी खुद की, यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय न्यायालय है, लेखा परीक्षकों का न्यायालय है, यूरोशाह है, आर्थिक एवं सामाजिक समिति है। जो ये इसके अंग हैं जो कि सब मिलकर के इसके कार्य को संपन्न करते हैं और इसकी कार्यविधि को संचालित करते हैं। अब पूछा जाता है कि यूरोपियन संघ की विशेषताएं बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो आएगा कि जबरदस्त इसकी आर्थिक, राजनीतिक और इसका जो सैनिक प्रभाव है वो बहुत ही जबरदस्त है। काफी ज्यादा इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। सन 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह उभर कर सामने आया था, जो अमेरिका से भी कुछ अधिक है। 2005 में इसमें 12,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ यूरोपियन संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया। और अगर इस रूप में से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व को भी कम कर देगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरा बना हुआ है। अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि अगर ऐसे ही उभरता रहा तो कहीं उसकी जो मुद्रा है डॉलर, उसको ना खतरा उत्पन्न हो जाए। जो इसका सकल घरेलू उत्पाद है वो 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। इसकी जो मुद्रा है यूरो, अमेरिकी डॉलर के लिए भी एक खतरा बनी हुई है। विश्व व्यापार में भी अगर देखें तो इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा है इसकी यूरोपियन संघ की जो हिस्सेदारी है वो। और आर्थिक शक्ति से इसे न केवल पड़ोसी देशों बल्कि एशिया पड़ोसी देशों बल्कि अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। तो यह देखें तो यह विश्व व्यापार संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी एक समूह के रूप में ये काम करता है। इसके जो 2 सदस्य हैं, अगर हम इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव देखें तो वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि जो इसके 2 सदस्य हैं
ब्रिटेन और फ्रांस वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिनको की वीटो की पावर प्राप्त है। उनके पास वीटो की पावर है। अब वीटो की पावर क्या होती है वो आप जो यूएनओ वाला लेसन है उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिर भी संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि 5 देश हैं यूएनओ के सुरक्षा परिषद में, 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। वीटो का मतलब है कि अगर जब कोई मामला आता तो उसमें अपनी सहमति या असहमति देकर अपनी राय प्रकट करना। तो इसके जो सदस्य देश हैं ब्रिटेन और फ्रांस, उन दोनों को ही वो स्थायी सदस्य हैं यूएनओ के और उन दोनों को ही वीटो की पावर प्राप्त है। इसके बाद आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना भी इनके पास है। यानी पहली सेना तो किसके पास है? अमेरिका की। अमेरिका का जो पूरी दुनिया में जो सैन्य वर्चस्व है वो सबसे ज्यादा है। उसकी जो सेना है वो बहुत ही पावरफुल है। उसके पास अति आधुनिक हथियार हैं। तो अगर देखें तो दूसरे नंबर पर जो सेना आती है वो यूरोपियन संघ की है, जिसके पास इसके जखीरे में भी 550 परमाणु हथियार है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैं। अपने आप में जो अस्त्र शस्त्र हैं इसके पास बहुत ज्यादा हैं। और अंतरिक्ष विज्ञान और दूर संचार प्रौद्योगिकी में भी यूरोपियन संघ का विश्व में दूसरा स्थान है। तो इसका जो रक्षा बजट है उसमें भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इसी का नाम आता है। तो ये देखो बच्चों, आपको पता चला कि यूरोपियन संघ जो है कितना शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है ये। और अब आता है कि देखो हमने इसके बहुत गुण भी गाए और इसके बहुत जो इसकी खूबियां थी उनका भी बखान किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ कमियां हैं। अब इसमें क्या कमियां हैं वो आप देखेंगे कि देखो जैसे कि इसके सदस्य देश हैं उनकी खुद की, किसी की, सबकी अपनी अपनी विदेश नीति है और रक्षा नीति है जो कि ठीक नहीं है, जो इसके एकता में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करती है। तो सदस्य देश सारे के सारे मतलब इसकी पूरी जो नीतियां हैं उनको मानने से आनाकानी करते हैं, तो जो इसके एकता के लिए ठीक नहीं है। दूसरा आता है कि सभी सदस्यों ने यूरोपियन जो संघ है उसकी जो मुद्रा है यूरो, उसको लागू करने की बात नहीं मानी। और जो डेनमार्क है और जो स्वीडन है इन्होंने यूरो जो मुद्रा है उसका विरोध किया। और तीसरा है कि यूरोप के कुछ भाग अभी भी यूरोपियन संघ के एकीकरण के एजेंडे से अलगाव रखते हैं। मतलब कुछ हिस्सा ऐसा है या कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी यूरोपियन संघ को नहीं मानते हैं, उनके एजेंडे को मतलब नहीं मानते हैं और वो अपने आप को उससे अलग रखते हैं। अब देखो इराक पर मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यही बात हुई जब बात ना मानने की। जैसे मान लो एक परिवार है उसमें 5 भाई हैं, 5 भाइयों की विचारधारा अलग अलग है। मतलब एक के विचार दूसरे से नहीं मिलते, दूसरे के तीसरे से, तीसरे के चौथे से। तो क्या होगा, इससे वो परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा और उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा जिस पर उसे पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही बात हम यहाँ पर यूरोपियन संघ के लिए भी कह सकते हैं कि बेशक इसमें इतने शक्तिशाली देश हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ही डपली, अपना ही राग गाने के लिए मतलब गाते हैं, जो कि इसकी एकता को बल नहीं मिलता और इसके जो मार्ग को अवरोध उत्पन्न कराते हैं, जिससे कि ये जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए उस पर ये नहीं पहुंच पाता है। तो देखो क्या हुआ था कि अमेरिका ने हमला किया इराक पर और उस समय पर ब्रिटेन ने तो साथ दे दिया, लेकिन जो इसके 2 सदस्य देश और थे, जर्मनी और फ्रांस, उसने अमेरिका का इस बात के लिए विरोध किया। तो इससे क्या पता चलता है कि कई बार जो देश हैं उनकी जो विदेश नीति है, जो रक्षा नीति है, वो भी कई बार इनकी एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती है। एक दूसरे का कई देश, जैसे कि ब्रिटेन ने तो साथ दे दिया और जो अमेरिका का और जो ब्रिटेन था उसने साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक मत होना चाहिए, पर कई बार इनकी जो नीतियां हैं वो भी आपस में विरोधाभास हो जाता है उससे भी। और अगला पॉइंट आता है कि कभी कभी जो सदस्य देशों की किसी बात पर सहमति भी नहीं बन पाती है। मतलब कोई बात कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सारे देश एक मत नहीं हो पाते, सबकी अलग अलग राय हो जाती है, जो कि इसके लिए अवरोध उत्पन्न करती है और इसके लिए इसकी जो एकता है उसको प्रभावित करती है।
ऐसे ही हम कई बार जो यूरोपियन संघ के यहाँ पर के एजेंडे से कई देश अपने आप को अलग थलग रखते हैं। यहाँ पर हम ब्रिटेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री है मार्गरेट थैचर का उदाहरण भी ले सकते हैं, थैचर का, जो कि जिन्होंने की ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के बाजार से बिल्कुल अलग रखा। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि डेनमार्क और स्वीडन ने भी जो यूरोपीय मुद्रा है यूरो, उसका विरोध किया। लेकिन फिर भी अगर देखें तो निकट भविष्य में यूरोपियन संघ अमेरिकी वर्चस्व को के लिए एक प्रतिमान के रूप में एक आदर्श वैकल्पिक प्रतिमान है, जो कि उसकी नीतियों को प्रभावित करता है और एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और इस बात का बेशक ये बात आपको मतलब दिखाई भी देगी और आपकी समझ में भी आ जाएगी कि अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में ये जो संघ बने हैं ये काफी हद तक कामयाब भी हैं, और इनकी पावर अगर ऐसे बढ़ती रही तो ये अमेरिकी वर्चस्व को रोक भी सकते हैं। तो या अगला जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आसियान के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स बच्चों।